अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोजेज़ लॉ। सबसे पहले हम गोजेज़ लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद में इसका प्रूफ देखते हैं। गोजेज़ लॉ कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज कॉल्ड गोजेज़ लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो इसका ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने ये पिछला आर्टिकल है इसमें एक्सप्लेन इसी वजह से किया है ताकि उसका जो कुछ पोर्शन है वो इसमें यूज़ होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, वो कैसे किसी क्लोज सरफेस से पास थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसने क्या बोला है कि एक क्लोज सरफेस में मेरे पास एक चार्ज है, वो अनक्लोज्ड है, उसके अंदर मौजूद है। वो वहाँ से फ्लक्स पास आउट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके इस एरिया से ये स्फेयर है, पूरा एक स्फेयर है, जैसे एक गेंद होती है ना वैसे एक स्फेयर है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मौजूद है। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो पास आउट कर रहा है। जो उसके इसके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका, वो कह रहे हैं जो उसमें से पास आउट हो रहा है वो किसके इक्वल है, वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम के इक्वल है। कि जो उसका फ्लक्स पास हो रहा है वो किसके इक्वल है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। और जो टोटल चार्ज इसके अंदर है वो इसके अंदर इनक्लोज्ड है। और ये कहलाएगा गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब है चार्ज एट रेस्ट, कि चार्ज रेस्ट पे है, उसकी वजह से जो उसकी फील्ड आ रही है, फील्ड निकल रही है, उसके रिश्ते में मैं कोई एरिया रख देती हूँ जिसकी वजह से फ्लक्स जो चेंज होता है, जो फ्लक्स पास होता है, तो वो किसके इक्वल है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम जो टोटल चार्ज है वो इसके अंदर मौजूद है, इनक्लोज है इसके अंदर। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ का देखते हैं इसके कि ये सही बात कह रहा है। तो मैंने एक क्लोज सरफेस ले ली, क्लोज सरफेस लेकर इसके अंदर मैंने चार्ज को रख दिया। अब चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो ऐसे बाहर की तरफ पास आउट हो रही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। टोटल एरिया ये था इस सरफेस का, मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मैंने ये वाला हिस्सा लिया, ये छोटा सा एरिया लिया, इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास स्मॉल एरिया है। इसको मैंने कह दिया ये है डी ए स्मॉल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ए है, ये है मेरे पास डी ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो है इस तरफ ई, और ये दोनों एंगल बना रहे हैं, ये डी ए, ये और ये एंगल बना रहे हैं थीटा। तो यहाँ से अगर मैं डी ए की बात करती हूँ कि ये जो मेरे पास आया, ये जो एरिया आया डी ए, ये किसके इक्वल था, कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन के इक्वल होता है। डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। तो ये जो वेक्टर एरिया मेरे पास आया, एक स्मॉल एरिया आया, वो किसके इक्वल था, उसका मैग्नीट्यूड और उसका वेक्टर। असल में जो एरिया है उसकी डायरेक्शन उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन होती है ना, तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें से पास हो रही थी, ठीक है, ये एक चार्ज था, ये पास हो रहा था। ये जब दूसरा चार्ज इसके पास लेकर आई तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया हुआ है, वो किसकी इक्वल है, KQ/R², और R उसका यूनिट वेक्टर कि उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है। तो ये मेरे पास आ गया एरिया, ये मेरे पास आ गई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, फ्लक्स मेरे पास इक्वल है स्मॉल फ्लक्स, ठीक है, वो E.dA स्मॉल एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कि मैंने पूरे सरफेस का मैंने फ्लक्स लिया तो वो मेरे पास है, उसको इंटीग्रेट कर दिया क्लोज सरफेस के लिहाज से, तो ये मेरे पास बन गया E.dA। अब मैं ई की वैल्यू ये, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 2, ये मेरे पास इक्वेशन 3। अब मैंने क्या किया, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन 3, मैंने इक्वेशन 1 और 2 को लेकर 3 में पुट कर दिया। तो इसमें वैल्यू पुट की तो ये मेरे पास आ गया 5E = ये इंटीग्रेशन का साइन, ई की जगह पे मैंने पुट कर दिया KQ/R², R यूनिट वेक्टर डॉट DA वेक्टर की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी DAN यूनिट वेक्टर।
अब मैंने क्या किया, मैंने फ्लक्स एज इट इज़ के क्यू मैंने बाहर निकाल लिया, ये मेरे पास बन गया डी ए को मैंने इधर रख दिया ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर अलहदा, डॉट प्रोडक्ट एन यूनिट वेक्टर अलहदा। ये क्यों किया, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैं ले सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ये इस किसके इक्वल है, ये एक सॉलिड एंगल, ये सॉरी डॉट प्रोडक्ट किसका, इसका डी ए कोई भी एरिया, उसका जो ओवर आर स्क्वायर, अब उसके एरिया का यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर, ये सब का सब ये किसके इक्वल है, ये सॉलिड एंगल के इक्वल है, ये सॉलिड एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब देखो सॉलिड एंगल, अब यहाँ पे उसने बोला है कि ये सॉलिड एंगल की इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे सॉलिड एंगल की बात करती हूँ, हमने एंगल्स के दो यूनिट्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था रेडियन, एक हमने पढ़ा था स्टीरेडियन। जब हमने बोला था रेडियन ये 2 डायमेंशन होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, ये फर्स्ट ईयर की बात है। जब हमने स्टीरेडियन पढ़ा था, हमने बोला था ये 3 डायमेंशन होता है और ये होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कब सॉलिड एंगल बनता है, सॉलिड एंगल को हम शो करते हैं सिग्मा से, ठीक है। ये कब बनता है, जब उसका जो एरिया है वो उसके आर स्क्वायर की इक्वल आ जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि मैंने एक स्फीयर ली थी, स्फीयर में ये उसका सेंटर था ओ, यहाँ से उसका रेडियस था आर और ये दूसरा उसका रेडियस था आर। तो यहाँ पे जो कि एक बॉल के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका एरिया ये हमने डिफाइन किया था। तो हमने बोला था कि जो ये एंगल बनाएगा थीटा, ये वन स्टे रेडियन कब होगा, जब जो इसका एरिया है वो किसके इक्वल आ जाए, वो इक्वल आ जाए उसके आर स्क्वायर के। तो हमने बोला था ए ओवर आर स्क्वायर, ये एरिया भी आर स्क्वायर ये भी आर स्क्वायर, तो ये 1 के इक्वल होता है। तब ये मेरे पास है जो इसका एंगल था वो 1 स्टे रेडियन के इक्वल था। तो यहाँ पे उसने बोला है कि ये जो मेरे पास सॉलिड एंगल है ये क्या है, ये मेरे पास है, मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ कि दिस डिफाइंस द सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन if the surface covers the entire sphere, then the number of स्टेरेडियन इज 4 पाई। अगर जो सरफेस है वो कवर करे पूरे स्फीयर को, ठीक है, तब जो स्टेरेडियन है वो 4 पाई, जो सॉलिड एंगल है उसका वो 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल होगा। जैसा कि देखो ये एरिया, ये आर स्क्वायर, एरिया आर स्क्वायर सॉलिड एंगल के इक्वल था, जो पूरे सरफेस को वो क्लोज करे, तो ये मेरे पास है 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल। तो मैं ये डी ए ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर की जगह पे, इन सारे जगह पे मैं एक सॉलिड एंगल लिख सकती हूँ ये। तो मैं ये सॉलिड एंगल किसके इक्वल हुआ, मैं इसमें पुट करती हूँ फाई ई, मेरे पास आ गया के क्यू, ये मेरे पास बन गया सॉलिड एंगल। तो मैंने सॉलिड एंगल किसके इक्वल था, 4 पाई स्टेरेडियन की इक्वल था। तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया फाई ई इज इक्वल टू के क्यू ओ इंटू 4 पाई। तो फाई ई मेरे पास आ गया, के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास बन गया, यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 4 पाई से कैंसिल आउट हो गया। तो फाई की मेरे पास वैल्यू आई क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूव हो गया गॉसेस लॉ। अब मैं इसकी इंटीग्रल फॉर्म लिखती हूँ।
गॉसिस लॉ मेरे पास क्या आया, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमने ये पूरे एक सरफेस की बात हो रही थी, एक स्फेयर की बात हो रही थी। तो स्फेयर में मेरे पास जो डेंसिटी होती है वो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी है रो के इक्वल है, तो ये डी क्यू ओवर डी वी के इक्वल है। तो यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू लगाती हूँ तो ये मेरे पास रो डी वी के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ पूरे पूरे सरफेस के वॉल्यूम के लिहाज से तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन क्यू इज़ इक्वल टू वी रो डी वी। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अभी हमने फ्लक्स पढ़ा था, वो किसकी इक्वल था, क्लोज इंटीग्रल किसका था, ई डॉट डी ए का। ठीक है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब मैंने गोजेस लॉ पढ़ा, गोजेस लॉ किसकी इक्वल था, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू ये, क्यू की वैल्यू ये पुट कर दो इक्वेशन, इसको मैं स्टार कह देती हूँ। तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन, जो इक्वेशन स्टार मैंने बनाई या जो भी कहा उसको उसमें पुट कर दिया। फाई की जगह पे मैंने लगा दिया इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू, क्यू की जगह पे मैंने ये वैल्यू लगा दी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, मैंने बाहर कर दिया तो क्यू अलहदा कर दिया, इसको मैंने इस फॉर्म में कर दिया ना, क्यू इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्यू की जगह पे मैंने लगा दिया ये इंटीग्रल रो डी वी। तो ये मेरे पास आ गई इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसिस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसिस लॉ। अब मैं बात करती हूँ डिफरेंशियल फॉर्म की। डिफरेंशियल फॉर्म की निकालती हूँ तो इंटीग्रल फॉर्म मेरे पास क्या आई थी, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट वी रो डी वी। ठीक है, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया, थ्योरम अप्लाई किया ई के लिए, ई पे मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया। अगर ये मेरे पास है लाइन इंटीग्रल है मेरे पास ई डॉट डी ए, तो ये डाइवर्जेंस में जाके मेरे पास क्या होगा, ये डॉट, ये डाइवर्जेंस में कन्वर्ट हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई उसके वॉल्यूम के लिहाज से। तो जहाँ पे ये था उसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा डी डेल्टा डॉट ई इंटू डी वी, ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रो डी वी। अब ये भी वी के लिहाज से, ये भी वी के लिहाज से, मैं इसको इधर ले आऊँगी, ये मेरे पास बन जाएगा डेल्टा डॉट ई, ये लेदा, ये मेरे पास है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, इधर में आके माइनस होगी प्लस, इधर आके माइनस, इंटीग्रल दोनों का सेम है, ये भी वॉल्यूम के लिहाज से था तो ये भी वॉल्यूम के लिहाज से दोनों सेम है। तो ये डीवी ये भी डीवी, इसको मैं इधर लेकर आ सकती हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, टोटल मेरे पास डीवी, दोनों डीवी थे दोनों के कॉमन ले लिए। बल्कि ये स्टेप ऐसा करें, पहला स्टेप ये आएगा डी माइनस ये किसकी इक्वल है, ये वी के लिहाज से इधर आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रो डी वी इज इक्वल टू 0। उसमें से ये दोनों कॉमन है, इंटीग्रल मैंने बाहर निकाल दिया तो ये बन गया। अब ये मेरे पास रह गया इंटीग्रेटर, ये डेरिवेटिव था कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास क्या है ई डॉट डेल्टा डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं निकालूंगी डेल्टा डॉट ई इक्वल टू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द differential form of Gauss's law.